Dear students, BSc Part Second, Physical Chemistry, Thermodynamics, Unit number 1 और वीडियो नंबर 7. Myself Ram Sarup, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर. अभी तक आपने CP और CV के रिलेशन के बारे में पढ़ा. आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जूल्स लॉ या जूल का नियम के बारे में पढ़ेंगे. जूल के नियम के द्वारा डेली अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T का मापन किया जाता है. हम ये जानते हैं कि यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन V तथा ताप T का फलन है. हम ये जानते हैं कि किसी भी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है E वो उसके आयतन V और ताप T का फलन है. तो हम लिखेंगे E इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. यदि हम H की बात करते हैं तो वहां हमें लिखना होता है H इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं E इज द एनर्जी, V इज द वॉल्यूम एंड T इज द टेम्परेचर. जब हम इसका पूर्ण अवकलन करते हैं तो E की जगह आ जाएगा DE इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V dt. यानी इस बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और दूसरी बार में जब हम वॉल्यूम के साथ इसको अवकलित करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. तो ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3 में हम देखते हैं कि डी ई अपनी जगह है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी को हम क्या कहते हैं, सी वी. तो हम यहाँ पर रख देते हैं सी वी और डी टी की जगह आ जाएगा डी टी प्लस अपनी जगह आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी. और इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 के दो पार्ट हो गए. प्रथम पद ये वाला और ये दूसरा पद. प्रथम पद बताता है ताप में वृद्धि पर सीवी में कितना परिवर्तन हुआ. साथ ही दूसरा जो पद है वो बताता है कि आयतन के परिवर्तन से हुए ऊर्जा परिवर्तन का माप. अब जूल के नियम को समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं. वैसे हम बात कर लें कि जूल का नियम होता क्या है या हमें क्या सिद्ध करना है, क्या हमें प्रूव करना है. जूल का नियम ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, आयतन का फलन नहीं होती है. कहने का मतलब आंतरिक ऊर्जा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू 0. ये हमें प्रूव करना है. या यहाँ पर है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा. ये 0 हमें जो है यहाँ पे प्रूव करना है. लेकिन ये 0 जो है आइडियल गैस के लिए ही आएगा, वास्तविक गैसों के लिए नहीं आएगा. चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक प्रयोग करते हैं. प्रयोग यह है कि यहाँ पर ये दो बल्ब हैं ए और बी, ए और बी. ए जो बल्ब है उसमें एक गैस भरी हुई है, कोई भी गैस मान लीजिए, और बी बल्ब हमारा खाली है. दोनों को हम एक पाइप के द्वारा या नली के द्वारा जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक ये स्टॉप कॉक लगा देते हैं. अंदर जो है हम इन बल्बों के को अंदर रख करके इसमें हम पानी भर देते हैं जिसको हम थर्मोस्टेट या वाटर थर्मोस्टेट कहते हैं. बाहर जो है इसकी जो दीवारें हैं वो ताप को ना अंदर आने देंगी ना बाहर जाने देंगी. इसको हम जल स्थिरतापी के नाम से जानते हैं. साथ ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर लगा देते हैं और यहाँ पर एक विडोलक लगा देते हैं. इतना सारा प्रक्रम करने के बाद हम स्टोव को खोलते हैं. जैसे ही ए को खोला जाता है तो गैस किधर जाएगी, बी की तरफ जाएगी. बी में क्या है, निर्वात है. तो यहाँ पर ए से जब गैस स्टोव को खोलते ही बी में जाएगी तो तेजी से जो है उसका प्रसार. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमने किया. फटाफट हम इसको देख लेते हैं. थ्योरी क्या है इसकी. उपकरण में दो बल्ब ए और बी जो स्टॉप कॉक के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों को हमने जल जो है स्थिरतापी है, ये चारों तरफ स्थिरतापी है, ये लगा हुआ है. स्थिरतापी में एस व टी लगे हुए हैं. ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर विडोलक जो है स्टीरियल. प्रारंभ में ए में गैस भरी हुई है और बी खाली है. स्थिरतापी का स्थिर ताप टेम्परेचर टी है. अब स्टॉप कॉक को खोला जाता है. बी बल्ब में गैस का प्रसार होता है और दोनों बल्बों में गैस समान रूप से भर जाती है. प्रयोग के शुरू में और अंत में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं. बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है क्योंकि बल्ब बी
में क्या है, निर्वात है। यदि कोई गैस कार्य, अतः गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी W का मान क्या हो गया, 0, तो टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। dt का मान भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया। अतः तंत्र जिसमें बल्ब ए और बी दोनों शामिल हैं, परिपार्श्व जल से ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ है, तो Q का मान भी क्या है यहाँ पे, 0। अब चलते हैं, ये सारी कंडीशंस देखने के बाद हम यहाँ देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल ई इक्वल टू होता है Q प्लस W। Q का मान यहाँ 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt का मान भी क्या है यहाँ पर 0, तो W का मान भी 0 है। क्यों हुआ, क्योंकि बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है, अतः बल्ब बी में निर्वात है। ऐसा हम कर लेंगे, जैसे दोनों के मान Q प्लस W के मान 0 आएंगे तो डेल ई का मान भी क्या हो जाएगा, 0। समीकरण 5, डेल ई इक्वल टू 0 और डेल टी का मान 0 समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ हमारे पास इक्वेशन 3 जो है ऊपर है, यहाँ मान रख देंगे आप। डेल ई, ये देखिए डेल ई इक्वल टू सी वी डी टी, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। तो जैसे ही डी टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी ई का मान भी क्या है, 0, तो 0 को सी वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल टू 0 प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। अब आगे चलते हैं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी इक्वल टू हमें मिलता है 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 में हम देखते हैं कि dv का मान यहां पर 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले जो है बल्ब ए में गैस भरी हुई है और बाद में वही गैस किस में चली जाती है, बल्ब बी में चली जाती है। तो आयतन में नो डाउट परिवर्तन होना स्वाभाविक है, तो आयतन में परिवर्तन 0 नहीं मान सकते यहाँ पर। जब आयतन में परिवर्तन 0 नहीं है तो फिर 0 किसके बराबर है, 0 है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी के बराबर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आंतरिक ऊर्जा को वॉल्यूम के साथ अवकलित करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा आयतन का फलन नहीं है, सिर्फ ताप का फलन है। अतः हम कह सकते हैं किसी गैस का समतापी प्रसार किया जाए, कौन सा प्रसार किया जाए, समतापी प्रसार किया जाए, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको सिंपल सा यूं समझ लो, हम जानते हैं कि DE इक्वल टू होता है NCV/dt और dt का मान यहाँ पर क्या है, समतापी प्रसार है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो dt का मान 0, तो NCV इंटू 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अतः गैस का जब समतापी प्रसार किया जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः जूल हमें क्या कहता है, जूल ये कहता है कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस, देखिए दो चीजें हैं, स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, यानी आंतरिक ऊर्जा का मान आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अतः गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, या हम कहेंगे E इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अतः आदर्श गैस के लिए जब हम डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी लिखेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। यही है जूल का नियम। और जूल का नियम जो है केवल आदर्श गैसों के लिए ही वैध है, वास्तविक गैसों के लिए वैध नहीं है। तो आगे समझ में, जूल का नियम क्या था, हमने शुरू में भी यही कहा कि हम किसका मापन कर रहे हैं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी का जब हम मापन करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है 0। अतः हम कह सकते हैं कि गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। दोनों तरह से हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं। अब हम चलते हैं वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक या जूल्स कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। आदर्श गैसों के लिए हमने जूल जो गुणांक है उसका मान हमने क्या निकाला, जूल गुणांक 0। अतः जब हम वास्तविक गैसों की बात करते हैं तो उस स्थिति में डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी का मान 0 से ज्यादा होता है, इसे हम आंतरिक दाब भी कहते हैं, और इसका मान आइडियल गैस के लिए 0 होता है। अब हम चलते हैं जूल गुणांक।
जूल गुणांक स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। जूल गुणांक को हम म्यू जे से लिखते हैं। अगर कहीं म्यू जेटी आता है तो वो जूल थॉमसन गुणांक है, लेकिन यहाँ सिर्फ जूल गुणांक की बात हो रही है, तो जूल गुणांक को हम लिखते हैं म्यू जे से। ये होता है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट ई, तो जूल गुणांक हो जाएगा म्यू जे। म्यू जे 0 होगा आइडियल या आदर्श गैस के लिए। क्योंकि ई आयतन तथा ताप का फलन है, अतः डी एक यथातथ अवकलज है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हम काफी बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। आंतरिक ऊर्जा जो है यथातथ अवकलज है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब साइक्लिक नियम से, साइक्लिक नियम है कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट ई इंटू डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू होता है 0। हम दो चीजें हमें यहाँ पर पता है, यदि हम इसको यहाँ से रिलेटेड करते हैं तो डेल ई अपॉन डेल टी वी इक्वल्स टू हो गया सी वी, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी वी। इसी तरह से डेल टी अपॉन डेल वी है, ये भी इसका उल्टा है, इसका मान होता है म्यू जे जूल गुणांक। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन म्यू जे हो जाएगा। अब इन दोनों के मान, समीकरण 14 का मान हम जो है समीकरण 13 में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम 13 में पुट करेंगे मान को, तो ये वाला डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी एज इट इज आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1 अपॉन म्यू जे। ये उल्टा है ना, यहाँ देखिए इसका उल्टा ये है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से एक मिनट यहाँ से अपन पुट कर देंगे ये वाली, और लास्ट में जो है डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वी, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो गई डेल ई अपॉन डेल वी टी इंटू 1 अपॉन म्यू जे इंटू 1 अपॉन सी वी इक्वल्स टू -1। ये एज इट इज लिख दीजिए आप, इक्वल्स टू यहाँ म्यू जे सी वी से मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा तो माइनस म्यू जे इंटू सी वी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस सी वी इंटू म्यू जे, इक्वेशन नंबर 15। तो ये है हमारे लिए जूल गुणांक, किसके लिए, वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक। आज इतना ही, धन्यवाद।